नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। देखो, जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा, अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद वापस मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया था और जाफर की मृत्यु के बाद 1765 के अंदर जो मुगल शासक थे उन्होंने जो बंगाल था, बंगाल की प्रेसिडेंसी या बंगाल का शासन दे दिया था सीधा सीधा अंग्रेजों के हाथों में। तो अब उस शासन को कैसे चलाया गया, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई, तो इस अध्याय में हम उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। आओ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी दीवान बन गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी वास्तविक संस्थापक बन गई थी बंगाल की, और ये संस्थापक बनाने का काम किसने किया था? मुगलों ने किया था। ध्यान देखते हैं कि 12 अगस्त 1765, ये एक तारीख आ गई है, को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान के तौर पर, अब देखो दीवान यानी कि वहां का नवाब बना दिया, यानी कि अब बंगाल के जितने भी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी मामले थे सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए थे? अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गए थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी। देखो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से आने वाले लगान को तो चाहती थी कि मुझे वहां से पैसा तो मिले, राज तो करना चाहती थी कि उनके पैसे की जो पूर्ति है वहां से होती रहे, पर उसकी व्यवस्था करना नहीं चाहती थी कि कैसे उसकी व्यवस्था की जाए, कैसे वहां से पैसा आए, या वहां की जो राजनीतिक स्थितियां बिगड़ रही थी उनको सुधारना नहीं चाहती थी। यानी कि वो वास्तविक शासक बनना नहीं चाहती थी। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो खुद शासन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो शासन करेंगे तो उन्हें वहां की राजनीतिक व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, वहां के लोगों के हितों के बारे में भी देखना पड़ेगा, वहां के लोग जो आवाज उठाएंगे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ उठाएंगे। अंग्रेज क्या करते थे? किसी भी राज्य के अंदर कठपुतली शासक बना देते थे, ताकि अगर कोई आवाज या विद्रोह हो तो उस राजा के खिलाफ हो, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ। पर अब यहाँ के दीवान, जो दीवानी थी वो किसके हाथ में आ गई थी? अंग्रेजों के हाथ में। तो अब इन सब चीजों को अंग्रेजों को खुद देखना था, तो वही सब बातें यहाँ दिखी गई है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती। देखो होता क्या था, भारत के अंदर कोई मुद्रा तो थी नहीं, तो यहां से सामान खरीदने के लिए क्या किया जाता था? सोने और चांदी के बदले में सामान दिया जाता था। तो जो अंग्रेज या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूरोप से सोना और चांदी लाती और यहाँ भारतीयों को देकर और यहाँ से सामान उठाती थी। अब क्या हुआ देखो कि चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब देखो, क्योंकि यहाँ के वास्तविक संस्थापक अंग्रेज बन चुके हैं, अब यहाँ से जो लगान वसूल हो रहा था, अब जो कंपनी थी उसी लगान के कारण ही या उसी लगान पर ही यहाँ से वस्तुएं खरीद पा रही थी। इसका मतलब स्पष्ट है, अब कंपनी को यूरोप जाना नहीं पड़ा, या यूरोप से सोने व चांदी के भंडारों को खत्म नहीं करना पड़ा, या वहां से सोने चांदी को नहीं लाना पड़ा। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। देखो बच्चों, लगभग 1770 के आसपास ऐसा क्यों हुआ? अगर इसके कारणों को देखें तो अंग्रेज जो थे लगातार लगान में वृद्धि करते जा रहे थे। अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत चाहिए थी। तो इसके कारण अंग्रेज क्या थे? जो किसान थे, किसानों से अधिक लगान वसूल कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे। अब जो किसान ये देने में असमर्थ होते जा रहे थे वो यहां से जमीनें छोड़ छोड़कर अपनी किसी और राज्य के अंदर कामकाज के लिए बसते जा रहे थे। धीरे धीरे जो भूमि थी वो बंजर होना प्रारंभ हो गई और इसी बंजरपन के कारण 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण वहां लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी।
अब मैं बात करता हूं स्थायी बंदोबस्त की, कि ये स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, किसने प्रारंभ किया था। देखो बच्चों होता क्या है, अब मैंने जैसे आपको कहा कि अब कंपनी जो थी वो लगान चाहती थी, अब लगान वसूल करने का कोई तो तरीका होना चाहिए था, तो उन्हीं तरीकों में से एक था स्थायी बंदोबस्त। हुआ क्या, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास कोई 5 किसान हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 किसान हैं और यहां अंग्रेज हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, अब देखो अगर अंग्रेज एक एक किसान के पास आए और उससे कर मांगे तो यहां अंग्रेजों का खर्चा बहुत हो रहा था, तो अंग्रेजों ने इससे बचने के लिए क्या किया, इन किसानों के ऊपर एक जमींदार बनाया। ये मान लो कोई एक जमींदार है, तो किसानों ने इस जमींदार को बोला कि आप एक काम करो, आप इन किसानों से लगान इकट्ठा करो और लगान इकट्ठा करके आप हमें पहुंचाओ और हम आपसे एक स्थायी शुल्क लेंगे। जैसे कि मान लो अंग्रेजों ने इस जमींदार को बोला कि आप हर एक महीने हमें 50 रुपए दो। अब जमींदार क्या करते थे, जैसे कि यहाँ 5 किसान थे, अगर यहां से 10-10 रुपए लेते तो सारे के सारे किसको देने पड़ते, अंग्रेजों को। तो जमींदारों ने क्या किया, मान लो जमींदारों ने लिए इनसे 30-30 रुपए, तो अब 5 किसान थे, एक से 30 रुपए लिए, तो टोटल कितने रुपए लिए, 150 रुपए लिए और दिए कितने, 50। फायदा किसको हुआ, जमींदारों को। तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। ये देखते हैं आप, देखो कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, जमींदार कौन थे, जो किसानों से लगान लेते थे, और जमींदार किसानों से लगान लेके किसके पास पहुंचाते थे, अंग्रेजों के पास। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां तय कर दिया गया कि आप हमें सिर्फ इतनी राशि दे देना, बहुत है। पर अब देखो यहां दिक्कत क्या आना प्रारंभ हुई, ये जो जमींदार थे उन्होंने लगान की वसूली में लगातार वृद्धि करते गए अपने आर्थिक फायदे के लिए, और इससे किसान और भी गरीब होता गया। तो ये व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। आगे देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, जिसे पहले क्या है ज्यादातर यूपी में आता था, यानी कि उत्तर प्रदेश में आता था इलाका, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त में क्या था, वो राशि स्थायी थी कि आप हमें इतनी राशि देना। जब अंग्रेजों ने देखा कि जमींदारों को मुनाफा ज्यादा हो रहा है, तो अब अंग्रेजों ने नई स्कीम क्या निकाली कि अब हम हर एक खेत की उपज देखेंगे, अगर उपज ज्यादा हो रही है तो आप हमें ज्यादा लगान दोगे, और उपज कम हो रही है तो आप हमें कम लगान दोगे। यानी कि अंग्रेज अभी भी अपना फायदा चाहते थे। और ये व्यवस्था कब लागू हुई, 1822 के अंदर लागू हुई। आगे देखते हैं, ये देखो 1822 में लागू हुई। आगे देखते हैं मुनरो व्यवस्था। देखो अभी हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखा, ऐसी एक व्यवस्था आई थी मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो किसान जो थे, किसानों को वास्तविक संस्थापक बना दिया अपनी जमीनों के, यानी उनको मालिकाना हक दे दिया कि इस भूखंड के मालिक आप ही हैं और आप ही हमें सीधा का सीधा लगान दे के जाओगे। यानी कि बीच में जो जमींदार थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सीधा जो संपर्क था, किसानों का सीधा संपर्क अब किससे था, अंग्रेजों से था। किसान अपना जो लगान था सीधा किसको देते थे, अब अंग्रेजों को देते थे। सीधा किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। यानी कि बीच में जो जमींदार पैसे खाते थे अब वो भी गए, और किसानों को भी फायदा हो रहा था इस चीज से, और अंग्रेजों को भी फायदा हो रहा था। अब देखते हैं ये व्यवस्था कैसी थी। यहां देखो कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार, अब देखो ये जो मुनरो व्यवस्था थी इसे रेतवारी, देखो रेत जो शब्द है ना बच्चों, रेत का मतलब होता है किसान। तो यहां से आप समझ गए होंगे
रेत वाली, यानी कि अब जो किसान थे वो ही सीधा जाकर क्या करेंगे, लगान देंगे। तो किसानों को ही रेत बोला जाता है और रेत के कारण ही इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ा है, रेतवाड़ी नाम दिया गया है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था, यानी कि इसका एग्जाम्पल पहले से ही पूरा कर लिया था। टॉमस मुनरो, देखो मुनरो व्यवस्था का नाम टॉमस मुनरो के नाम पर पड़ा है। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। देखो बच्चों क्या है, अब कंपनी का सीधा संपर्क था किसानों के साथ। अब कंपनी धीरे धीरे क्या है, कंपनी को जिस चीज की या जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, कंपनी ने किसानों को वही या उसी फसल की उपज के लिए उन पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि आप सिर्फ इसी फसल की उपज करें या आप सिर्फ यही फसल बोएं। तो अब देखते हैं उसी के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कुछ एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं, उदाहरण मैं कह सकता हूं कि किस राज्य के अंदर किन फसलों के लिए जोर दिया जाता था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? देखो बच्चों, ये जो नील था ना, नील का काम आता था वस्त्रों की रंगाई के अंदर। अब उस समय तक यूरोप में औद्योगिकरण हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब उनको ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता थी। वहां जो कपड़े थे, कपड़ों का चलन बढ़ गया था और लगभग मैं ऐसी बात करूं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, अगर अपने बात करें प्रथम विश्व युद्ध के आसपास के समय जो कपड़े थे इनकी मांग बढ़ती जा रही थी। अब कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही थी तो उनमें रंगाई का काम था, नील से होता था, यानी कि नील की मांग भी लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो यहां देखते हैं क्या कहानी बनती है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। देखो बच्चों, उष्णकटिबंधीय इलाकों का मतलब होता है वे इलाके जो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास जो इलाके होते हैं उन इलाकों को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय इलाके। और इन इलाकों में ही खेती की जाती थी, किसकी? नील की खेती इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, नील का उपयोग किया जाता है कपड़े की रंगाई के लिए, भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और भी तेजी से बढ़ने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नील का काम क्या था? कपड़ों पर रंगाई। अब कपड़ों की मांग बढ़ रही है तो रंगाई की मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो था निज और एक था रेती। देखो, रेती का मतलब मैंने आपको पहले बताया किसान, और निज का मतलब तो वास्तविक मालिक था, उसकी बात कर रहे हैं। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। देखो, जो निज खेती थी उसके अंदर जो वास्तविक मालिक हुआ करता था जमीन का, वो खुद उसमें क्या करता था? नील की खेती करता था। और जो रेती थी उसके अंदर किसान या तो जमीन को लेकर किसी से उसके ऊपर कर चुका कर अपने तरीके से खेती करता था। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कर्जा देने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब देखो होता क्या था, मान लो कुछ, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं कुछ भूखंड का मालिक हूं और मैं यहां नील की खेती करना नहीं चाहता, पर मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं किसी बागान मालिक के पास गया और मैंने उसे कर्जा लिया। अब उस कर्जे के एवज में मुझे अपने भूखंड के 25% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था, और ये क्या थी? रेती खेती। जैसे कि यहां देखो कुछ दिखाया गया है कि अंग्रेज अधिकारी किसानों से क्या करवा रहे हैं? नील की खेती करवा रहे हैं।
नील विद्रोह। अब बात आती है कि ये नील विद्रोह क्यों हुआ। देखो बच्चों, नील एक ऐसा पौधा था जिस भूभाग पर एक बार बोया जाता था वो भूभाग बंजर हो जाता था, यानी कि वहां कोई दूसरी खेती नहीं की जा सकती थी। तो इसी सब को देखते हुए धीरे धीरे जो किसान थे उनकी भूमि लगातार खत्म होती जा रही थी, भूमि नष्ट होती जा रही थी, यानी कि उनकी आर्थिक जो कमजोरी थी, आर्थिक कमजोरी उभरती जा रही थी। तो इन सब को देखते हुए नील विद्रोह प्रारंभ हुआ। यहां देखते हैं कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब इनकार करने का कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नील की खेती के कारण जमीन जो होती है, भूमि जो होती है वो बंजर हो जाती है। बंजर यानी कि वहां किसी और फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो रैयत किसान थे, रैयत किसान को क्यों अपनी जमीन पे नील की खेती करनी पड़ती थी? क्योंकि उन्होंने उनसे कर्जा लिया था और कर्जा लेने के एवज में क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, यानी कि विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती की उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फायदे का सौदा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जिस जमीन पर एक बार नील की खेती हो गई वहां कोई भी और प्रकार की खेती नहीं हो सकती, इसीलिए उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था। तो यहां एक अनुबंध किया गया कि आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा कर रहे हैं, यानी कि अभी जो चल रहा है उसे तो पूरा करो, लेकिन अगले जो साल से है वो आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आप नील की खेती करना चाहते हैं तो आप कर लोगे, अगर नहीं चाहते तो नहीं करोगे, लेकिन आगे से भी चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसी समय के आसपास महात्मा गांधी भी भारत लौट आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये देखो एक छायाचित्र दिखाया गया है जिसके अंदर महात्मा गांधी को लौटते हुए दिखाया गया है। तो लगभग 42 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा गांधी 1915 के आसपास भारत लौट आए थे। और भारत में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने आश्रम की व्यवस्था की, जिसे साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। और इनका जो पहला सत्याग्रह था या जो इनका पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। और ये जो चंपारण आंदोलन था ना बच्चों, ये नील की खेती के लिए ही था। तो यहां देखते हैं क्या था कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि जो पहला आंदोलन था वो क्या था? यानी कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। और ये किसके लिए था? नील जो बागान मालिक थे उनके विद्रोह में था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि शासन की कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई गई, स्थायी बंदोबस्त क्या था, मुनरो व्यवस्था क्या थी, नील की खेती क्यों करवाई गई, क्यों इसके दुष्प्रभाव क्या निकले, इन सब चीजों के बारे में हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ा। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।